हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था साउंड, आज उसका थर्ड पार्ट हम शुरू करेंगे और इसी के साथ ही ये चैप्टर इस थर्ड पार्ट के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इसमें ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 13.9। यहाँ से हम शुरू करेंगे। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रोड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। ठीक है, क्या करना है कि एक मीटर स्केल लेनी है ना, या फिर इसकी जगह आप एक लॉन्ग मेटल रोड ले सकते हैं, मेटल की धातु की कोई एक रोड ले सकते हैं। ठीक है, उसे क्या करना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, उसके एक एंड को, है ना, उसके एक छोर को आपको पकड़ना है और क्या करना है, कान के पास में लगाना है। ठीक है, कान के पास में पकड़ के रखना है उसके एक छोर को। फिर क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। और क्या करना है, जो स्केल है या फिर जो रॉड है उसके एक छोर पे क्या करना है, एक साइड से तो आपने क्या कर रखा है, कान के पास में उसे लगा रखा है उसका एक छोर, और उस रॉड की एक छोर पे क्या करना है या फिर उस स्केल की एक छोर पे क्या करना है, अपने फ्रेंड को कहना है कि उस पे टैप करे या फिर स्क्रैच करे। ठीक है, जिससे कोई साउंड निकले। तो अब आगे देखेंगे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। तो क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई दे रही है, जो खरोंचने वाली, स्क्रैच करना मतलब कि खरोंचना, है ना, तो टैप करना, उसकी क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। ठीक है, तो ये आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि ये जो साउंड है ये आपको सुनाई दे रही है या नहीं। तो इसमें क्या बताया गया इस एक्टिविटी में कि साउंड ट्रेवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल। ठीक है, या तो मीटर स्केल या फिर मेटल की कोई रोड लेते हैं। ठीक है, उसके एक छोर को आप कान के पास में होल्ड करके रखेंगे और दूसरे छोर पे अपने फ्रेंड को कहेंगे स्क्रैच करने के लिए या टैप करने के लिए। तो उससे जो साउंड निकलेगी क्या वो आपको सुनाई देती है। तो इसमें बताया गया है कि साउंड ट्रेवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल, मीटर स्केल से भी जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है। अब आगे देखेंगे। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. ठीक है, तो सेम इसी तरह की एक्टिविटी आप टेबल पर भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, मीटर स्केल की जगह आप टेबल यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक्टिविटी आप टेबल पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि सेम ही ये एक्टिविटी है। इसमें एक छोर पर क्या करना है, टेबल के स्क्रैच करना है और अपने फ्रेंड को पूछना है कि भाई साउंड आ रही है या नहीं। तो वो वुडन भी हो सकती है टेबल या फिर मेटेलिक भी टेबल ले सकते हैं यूज में। ये फिगर 13.13 में दिखाया गया है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। ठीक है, तो जो साउंड है इससे क्या पता चलता है कि साउंड जो है वो सॉलिड्स है ना, जो ठोस पदार्थ जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, उनमें भी ट्रेवल कर सकता है। मतलब सॉलिड की एक छोर से दूसरी छोर पे भी ध्वनि क्या कर सकती है, पहुंच सकती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। ठीक है, तो इससे हमने क्या पता करा कि जो लकड़ी है, ठीक है, जो मेटल है, जो धातु है, उनसे भी क्या है, साउंड ट्रेवल करती, मतलब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह इसमें भी पहुंच सकती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड है, नहीं, जो कि साउंड है वो किसी भी सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। ध्वनि किसी भी ठोस पदार्थ में उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकती है, मतलब कि ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है सॉलिड में, है ना। और जब ध्वनि उत्पन्न की जाएगी सॉलिड के एक छोर में तो वो उसके दूसरे छोर तक भी पहुंचेगी। तो इस एक्टिविटी से यही पता चलता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। ठीक है, और इसी तरह की एक्टिविटी आप स्ट्रिंग्स, जो तार होती है, उसमें भी कर सकते हैं। उसमें भी अगर इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी साउंड क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है, जो तार है, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन। ठीक है,
आपने जो टॉय टेलीफोन है वो बनाकर देख रखा होगा। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स? तो आप ये बता सकते हैं कि जो साउंड है वो जो स्ट्रिंग्स हैं, जो तार होती है, उसमें भी ट्रेवल कर सकता है। ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पे तारों में भी जा सकती है। अब आगे देखेंगे, ये जो फिगर है इसमें बताया गया है अ टॉय टेलीफोन। इसमें ये जो स्ट्रिंग है, तार है, ठीक है। तो यहां से जब साउंड किया जाएगा, यहां से जब बोला जाएगा तो यहां तक जो साउंड है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रिंग जो है, तार है, उसमें भी जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट्स में, जिन वस्तुओं में कंपन होता है, उसमें क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और क्या होता है? इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम, ठीक है। और ये जो मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम की सारी डायरेक्शन में ये ले जाई जाती है, ठीक है। जो साउंड होता है वो मीडियम के किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, मीडियम के किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, या मीडियम के किसी भी डायरेक्शन में पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। और वो मीडियम कोई भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से? ये जो दो तीन एक्टिविटी थी, इनसे पता चलता है, एक तो क्या कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो साउंड होता है ना, तो किसी भी तरह का मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का, इन तीनों में से कोई भी लिक्विड होगा तो इन मीडियम में क्या होगा कि जो साउंड है वो किसी उसकी सारी डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी सभी डायरेक्शन में, उसकी सभी दिशाओं में क्या होगा? साउंड को ले जाया जाएगा। सभी दिशाओं में साउंड क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हाउ डू वी हियर इट? तो हम इसे कैसे सुनते हैं? अब इसके बारे में आगे देखेंगे। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, ठीक है। तो हम साउंड कहां से, कैसे सुनते हैं? हम साउंड को सुनते हैं अपने कानों से, ठीक है। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। तो जो शेप होता है ईयर का, ठीक है, उसका जो आउटर पार्ट होता है ना, कान का जो बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है? फनल जैसा होता है, कीप जैसा होता है, ठीक है। फनल यानी कि कीप। तो when sound enters it travels down a canal at the end of which there is a thin stressed membrane, ठीक है। तो जब साउंड एंटर करता है, ठीक है, ईयर में जब साउंड एंटर करता है तो ये साउंड क्या करता है? नीचे की तरफ ट्रेवल करता है कैनल में, ठीक है, कैनल में नीचे जाता है, ठीक है। इसके एक छोर पे क्या होता है कि ये जो कैनल होता है, इसके एक छोर पे एक पतली सी क्या होती है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मतलब एक तनी हुई सी एक क्या होती है? पतली सी झिल्ली होती है कैनल के एक छोर पे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? ईयर ड्रम होती है, ठीक है, ईयर ड्रम होती है। तो क्या हुआ कि जो साउंड है वो पहले ईयर की जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है वहां से एंटर करता है, फिर वो क्या होता है कि साउंड जो है वो नीचे की तरफ जाता है कैनल में, और कैनल का जो एक छोर होता है वो किससे जुड़ा होता है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है। और उस मेम्ब्रेन वो क्या कहलाती है? ईयर ड्रम कहलाती है। और फिर क्या परफॉर्म होता है उसमें कि इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो जो ईयर ड्रम होता है उसका, जो हमारा ईयर होता है, हमारा जो कान होता है, उसमें उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, उसका महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, ठीक है। क्या काम होता है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम, ठीक है। तो ईयर ड्रम किस तरह से काम करता है, इसको समझने के लिए एक टिन कैन मॉडल बनाएंगे ईयर ड्रम के लिए, ठीक है। ईयर ड्रम को समझने के लिए ईयर ड्रम के जैसा मतलब दिखने वाला एक क्या करेंगे? टिन कैन से एक मॉडल बनाएंगे। तो ये इस एक्टिविटी में बताया गया है, ठीक है। अब क्या है इस एक्टिविटी में देखते हैं
कि टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, क्या करना है, प्लास्टिक या फिर क्या करना है, एक टिन कैन लेना है, कट इट्स एंड, ठीक है, उसके जो एंड से उसके जो छोर है उनको कट करना है, स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस ऑन वन एंड ऑफ द कैन, ठीक है, एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। क्या करना है कि एक छोर को कट करना है और उस छोर पे क्या करना है, एक तरफ क्या करना है, रबर, ठीक है, रबर का एक बलून उसके ऊपर उस क्या करना है, खींच के टाइट करना है, बांधना है, ठीक है। मतलब क्या करना है कि या तो प्लास्टिक का, ठीक है, या फिर टिन का क्या करना है, एक कैन लेना है, कैन को क्या करना है, एक तरफ से कट करना है और उस पर क्या करना है कि रबर बलून जो है वो उसके ऊपर बांधना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है, खींच के स्ट्रेच करना है और फिर क्या करना है, जल्दी से उसके ऊपर रबर बैंड बांध देना है, ठीक है। बलून को खींच के क्या करना है, उस पे लगाना है और फिर रबर बैंड से उसको बांध देना है। फिर क्या करना है, पुट 4 or 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच्ड रबर। फिर क्या करना है कि जो रबर खींच के बांधा गया है ना, जो बलून को लगाया गया है कैन के एक छोर पर, ठीक है, उस पर क्या करना है, 4 से 5 जो है अनाज के, सूखे अनाज के दाने लेने हैं और उस पर रखना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी, और फिर क्या करना है, फ्रॉम द ओपन एंड, ठीक है। अब क्या करना है कि जो कैन के एक छोर पे तो क्या कर दिया, बलून बांध दिया, है ना, बलून को खींच कर उस पे बांध दिया रबर बैंड से और उस पे क्या कर दिया कि अनाज के दाने रख दिए, सूखे अनाज के दाने 4 से 5 दाने उस पे रख दिए। अब जो खुला जो एंड था, है ना, कैन का, जिसे कट किया गया था, क्या करना है, वहां से अपने फ्रेंड को कहना है कि हरी हरी बोले, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन। तो अब देखेंगे कि जो ग्रेन्स रखे हैं, है ना, जो अनाज के दाने रखे हैं, उनमें क्या एक्टिविटी होती है, वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन, ठीक है। तो जो अनाज के 4 से 5 दाने रखे गए थे वो ऊपर नीचे क्यों जंप कर रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं, है ना। मतलब एक जो कटा हुआ भाग था कैन का, वहां से जब बोल रहे थे तो बोलने पर क्या हो रहा था कि वो अनाज के दाने उछल रहे थे ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है, जंप कर रहे थे। तो आगे देखेंगे, उससे पहले ये देख लीजिए फिगर 13.15, अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम को समझाने के लिए ये वाली एक्टिविटी अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, ठीक है। तो जो रबर शीट है ना, जो बलून जो बांधा गया था स्ट्रेच करके, वो क्या है, ईयर ड्रम के जैसा है, ठीक है। मतलब कि उसके जैसा ही क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, ठीक है। तो जो साउंड किया गया था वो साउंड क्या कर रहा है, ईयर ड्रम में क्या करता है, मतलब साउंड से क्या होती है, वाइब्रेशन, ठीक है। साउंड क्या करता है, वाइब्रेशन बनाता है। तो जो साउंड से वाइब्रेशन निकलती है उससे क्या होता है, जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो जो अभी एक्टिविटी बताई गई थी, जो रबर शीट था वो किसके जैसा है, मतलब कि उसके जैसा ही क्या होता है, ईयर ड्रम होता है अपने ईयर में, ठीक है। तो जब साउंड किया जाता है तो साउंड से क्या होती है, वाइब्रेशन होती है और उससे क्या होता है, जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट होता है, उसमें कंपन होता है। तो द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। तो ईयर ड्रम पे जब वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो फिर वो वाइब्रेशन को कहाँ सेंड करता है, इनर ईयर के अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ सेंड करता है, भेजता है साउंड को, ठीक है। तो फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और फिर वहां से जो सिग्नल है वो कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ वी हियर, ठीक है। तो फिर इससे हमें क्या है, सुनाई देता है। तो ये है, ठीक है, ह्यूमन ईयर, फिगर 13.6, ठीक है। इसमें ये है ईयर ड्रम है, ठीक है, और ये इनर ईयर है। और इस ह्यूमन ईयर को मैंने और भी अच्छे से एक वीडियो में समझाया है, ठीक है। वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आपको और ईयर जो ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है।
अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप उससे इनर जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन का ह्यूमन का जो ईयर स्ट्रक्चर है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे आप ईयर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं अच्छे से, और भी उसमें बताया गया है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम है ना, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति है ना। तो देखते हैं कि वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट के जो सामने से जो गति होती है, ठीक है ना, फ्रो मोशन, सामने का जो उसका मोशन होता है ना, तो उसको हम कैसे जानते हैं, उसे हम वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं, कंपन से जानते हैं। तो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन है ना। तो ये जो मोशन है, ये जो गति है, ये क्या कहलाती है, ये ऑसिलेटरी मोशन यानी कि कंपन गति भी कहलाती है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period। ठीक है, तो आपने पहले की जो क्लासेस है उसमें ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पहले से ही जान लिया है, पहले से आप पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, ठीक है, कंपन की जो संख्या है, जो पर सेकेंड में जो कंपन की संख्या है, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाती है। ठीक है, कंपन की क्या कहलाती है, वो आवृत्ति कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को किस में लिखा जाता है, हर्ट्ज से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इट्स सिंबल इज HZ। ठीक है, HZ से क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है, प्रतीक है। तो अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इन 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो 1 हर्ट्ज है ना, वो क्या है, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब कि जो 1 ऑसिलेशन होता है पर सेकेंड, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का 1 हर्ट्ज है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स हो रहा है 20 टाइम्स, ठीक है, 1 सेकेंड में 20 टाइम कोई ऑब्जेक्ट में कंपन हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग दैम। ठीक है, तो आप बहुत सारे ऐसी जो ध्वनियां हैं, बहुत सारे ऐसे साउंड्स है ऑब्जेक्ट्स के, जिनको आप बिना देखे भी पहचान सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। These sounds must be different to enable you to recognize them। कुछ साउंड जो होते हैं उन्हें हम बिना देखे भी, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट से, तो उन्हें बिना देखे भी उस साउंड को क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। ठीक है, और these sound must be different to enable you to recognize them। ठीक है, और कुछ साउंड कैसी होती है, अलग होती है, जिन्हें हम पहचानने में असमर्थ होते हैं। इनेबल यानी कि असमर्थ। ठीक है, कुछ साउंड को हम नहीं पहचान सकते, वो बहुत ही क्या होती है, कुछ अलग ही तरह की होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट। ठीक है, तो कुछ साउंड को हम पहचानते हैं, कुछ साउंड क्या होती हैं, अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जिन्हें हम पहचानने में असमर्थ होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसा मतलब कि क्या है कि कौन सा जो फैक्टर होता है ना, जो उन्हें अलग बनाता है, उन साउंड को कौन सा फैक्टर डिफरेंट बनाता है। एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। ठीक है, तो उस साउंड को जो डिफरेंट बनाता है वो फैक्टर कौन से होते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम और फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति। तो जो आयाम है, ठीक है, और जो आवृत्ति है, ये क्या है, ये 2 उसके क्या होते हैं, साउंड के गुण होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यानी कि महत्वपूर्ण गुण होते हैं साउंड के, है ना। जो किसी भी तरह की साउंड होती है
है ना। हर तरह की साउंड के दो महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। तो क्या हम जो साउंड है ना, उन्हें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो साउंड की लाउडनेस है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन जो है, कंपन जो है ना, अगर उसका आयाम अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगी, उसमें भी लाउडनेस होगी। ठीक है, तो साउंड भी कैसा होगा, लाउड होगा। तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो ज्यादा होगा तो साउंड कैसा, तो साउंड भी कैसा प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। ठीक है, साउंड में भी क्या होगी, लाउडनेस होगी, लाउड होगा। तो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल। ठीक है, और अगर जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा तो साउंड कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, आयाम अगर कम होगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, वो भी कम प्रोड्यूस होगी, फीबल यानी कि कम। अब आगे देखेंगे। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं साउंड को एक बेबी से और एक एडल्ट से। ठीक है, एक तो एडल्ट की साउंड होती है, एक वयस्क की साउंड होती है और एक बच्चे की साउंड होती है। इन दोनों की साउंड को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं। तो इज देयर एनी डिफरेंस, क्या उनमें कोई अंतर है। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। ठीक है, अगर दो अलग अलग साउंड है, ठीक है, और वो अगर इक्वली लाउड है ना, दो अलग अलग क्या है, दो ध्वनियां हैं, और अगर वो एक जैसी ही उनमें लाउडनेस है, अगर इक्वली लाउड है तो उन्हें एक वे में, उन्हें मतलब सम वे, ठीक है, तो उन्हें हम डिफर कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ। तो कैसे, देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसे किससे पहचानते हैं, जो श्रिलनेस होती है, जो तीक्ष्णता होती है, और जो पिच होती है साउंड की, है ना, साउंड का जो तारत्व होता है, पिच यानी कि तारत्व, तो ध्वनि का जो तारत्व होता है, और या फिर जो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, श्रिलनेस जो होती है, उससे हम जो क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। डिटरमाइन करना यानी कि पहचानना। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच। ठीक है, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हाई है, ठीक है, जो कंपन है उसकी आवृत्ति कैसी है, अगर हायर होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो भी कैसा है, तीक्ष्ण है। ठीक है, कैसा है, तीक्ष्ण है, श्रिल यानी तीक्ष्ण। ठीक है, एंड हैज अ हायर पिच, और उसकी पिच भी क्या होगी, हायर होगी, उसका तारत्व भी क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, अगर वो ज्यादा होगी, है ना, उच्च होगी, ज्यादा होगी, तो साउंड भी, साउंड की जो तीक्ष्णता होगी वो भी ज्यादा होगी, और उसका जो तारत्व होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच। ठीक है, और जब वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आवृत्ति जो है वो अगर लोअर होगी तो साउंड की पिच भी क्या होगी, लोअर होगी। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि जो ड्रम है वो जब वाइब्रेट होता है ना, ड्रम के अंदर जो कंपन होता है उसकी कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जब ड्रम में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। अब देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड। ठीक है, और उससे क्या होगा कि कम
तारत्व वाली जो ध्वनि है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, ड्रम से क्या होगा, लो पिच साउंड उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। ठीक है, तो जो विसल होती है, जो सीटी होती है, उसकी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उच्च उसकी आवृत्ति होती है, और उससे जो साउंड निकलता है उसकी पिच भी कैसी होती है, हायर होती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति भी कैसी होगी, उच्च होगी। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोर। ठीक है, तो जो बर्ड्स होती हैं, है ना, जो पक्षी होते हैं, उनकी जो साउंड होती है वो कैसी होती है, हाई पिच्ड होती है। ठीक है, और वहीं हम देखेंगे कि जो लायन होते हैं, है ना, उनकी जो साउंड होती है वो कैसी होती है, लो पिच्ड होती है। ठीक है, उनके साउंड की जो आवृत्ति उनकी जो लायन की जो दहाड़ने की जो आवाज होती है ना, रोर यानी दहाड़ना, तो लायन की जो दहाड़ने की जो आवाज होती है उसकी पिच भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो जो विसल होती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जो विसल होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हायर पिच होता है साउंड का। ठीक है, जो बर्ड्स होती है उनके साउंड का क्या होता है, हाई पिच होता है ना, और जो लायन होते हैं उसके दहाड़ने की जो आवाज होती है, साउंड कैसा होता है, लो पिच वाला होता है। तो हाउ एवर द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। ठीक है, तो जो शेर की दहाड़ने की जो आवाज होती है, रोर करने की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, लाउड होती है, जबकि जो बर्ड्स होते हैं ना उनकी साउंड कैसी होती है, फीबल होती है, कम होती है। ठीक है, एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। हम रोज अडल्ट और चिल्ड्रन की आवाजें सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, तो उनकी आवाजों में कोई अंतर होता है। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन अडल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो चाइल्ड की जो वॉइस होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी एडल्ट की तुलना में कैसी होती है, वॉइस की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, अडल्ट की जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है, जो चाइल्ड की जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो अडल्ट की तुलना में क्या होती है, हायर होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। तो वुमन जो होती है ना, उनकी वॉइस कैसी होती है, उनकी वॉइस भी हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है मैन की तुलना में। ठीक है, वुमन की वॉइस जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है मैन की तुलना में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो इस चैप्टर के ये जो 2-3 बचे हुए जो टॉपिक हैं, इनका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।